दोस्तों डायरेक्ट के मानी बराह रास्त यानी सीधा सीधा, और इनडायरेक्ट डायरेक्ट का उल्ट है, मुतज़ाद है, अपोजिट है, और इसका मतलब होता है कि किसी और ज़रिए से काम करना। और नरेशंस नरेट से निकला है और इसका मतलब बयान, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस का मतलब बराह रास्त या किसी और तरीके का कोई बयान है, कोई मैसेज है, कोई कम्युनिकेशन है। दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल है कि फ़र्ज़ करें आपका कोई दोस्त है अली। अली आपसे कहता है कि आई एम योर फ्रेंड, कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आप जब घर में जाते हैं और अपने दोस्त के बारे में अपने भाई को बताना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि अली सेज़ टू मी आई एम योर फ्रेंड, कि अली मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ये डायरेक्ट नरेशंस कहेगा, यानी कि सीधा सीधा जैसे अली के अल्फाज थे आपने उन्हीं अल्फाज में अपने भाई को बता दिया कि अली मुझसे कहता है आई एम योर फ्रेंड। लेकिन इसका एक और तरीका भी है, वो ये कि आप इस तरह भी कह सकते हैं अली टेल्स मी दैट ही इज़ माई फ्रेंड, यानी अपने दोस्त अली के बारे में आप अपने भाई को इस तरह कह सकते हैं कि अली मुझसे कहता है कि वो मेरा दोस्त है। तो ये इनडायरेक्ट नरेशंस है, यानी कि आपने अली अपने दोस्त के अल्फाज को अपने अल्फाज में बदल कर उसका जो मैसेज था या जो नरेशन थी, जो बयान था, वो उसके बारे में अपने भाई को बताया। आइए अब जानते हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस क्या होती हैं। दोस्तों किसी के मुंह से निकले हुए अल्फाज को हूबहू उन्हीं अल्फाज को आगे बयान कर देना, ये डायरेक्ट नरेशंस कहलाता है। जैसे अली सेज़ टू मी आई एम योर फ्रेंड, अली मुझसे कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। लेकिन किसी के मुंह से निकले हुए अल्फाज को अपने अल्फाज में तब्दील करके आगे बयान करने को इनडायरेक्ट नरेशंस कहते हैं। जैसे अली टेल्स मी दैट ही इज़ माई फ्रेंड, अली मुझसे कहता है कि वो मेरा दोस्त है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस ये इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में हम मज़ीद पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों किसी के मुंह से निकले हुए अल्फाज को हूबहू उन्हीं अल्फाज को आगे बयान कर देना डायरेक्ट नरेशंस कहलाता है। लेकिन ये जो डायरेक्ट नरेशंस हैं, डायरेक्ट नरेशन है, इसके मुख्तलिफ़ पार्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अली सेज़ टू मी आई एम योर फ्रेंड, अली मुझसे कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इसके दो हिस्से हैं। जो फर्स्ट पार्ट है अली सेज़ टू मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच इसको कहते हैं। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हिस्सा है आई एम योर फ्रेंड, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब स्पीच एक नया वर्ड आया है, तो स्पीच का मतलब भी बयान होता है, किसी चीज़ को नरेट करना होता है, गुफ्तगू होता है, यानी बातचीत करना होता है। तो हम इसके पहले पार्ट के बारे में पहले बात करते हैं। अली सेज़ टू मी, इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं। अली सेज़ टू मी इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला हिस्सा ये प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस में अगर इसकी बात करें तो ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है यानी अली, इसको रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहते हैं और इसका जो वर्ब यानी सेज़ को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसी तरह जो रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे मी, इसी तरह दीगर जितने भी इस्तेमाल किए जाएंगे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट, उनको रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो दोस्तों इन्वर्टेड कॉमास के जो अंदर वाला हिस्सा होता है,
इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाला हिस्सा होता है, जैसे आई एम योर फ्रेंड, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और ये सबऑर्डिनेट्स क्लास कहलाता है। इन्वर्टेड कॉमा को कोटेशन मार्क भी कहते हैं और इसके अंदर वाला हिस्सा हमेशा रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। तो रिपोर्टेड स्पीच के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो उसका सब्जेक्ट है आई, उसको रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट कहेंगे। आई रिपोर्टेड सब्जेक्ट, एम रिपोर्टेड वर्ब और इसी तरह रिपोर्टेड जो स्पीच है उसके हम ऑब्जेक्ट को रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट कहेंगे। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस की 5 कैटेगरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें असर्टिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस शामिल हैं। अगर हम असर्टिव सेंटेंसेस की बात करें तो असर्टिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर कोई जनरल आइडिया, जनरल थॉट, साइंटिफिक फैक्ट या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ पाया जाता है। यूनिवर्सल ट्रुथ ऐसी आलमगीर सच्चाई होती है विच कैन नॉट बी चेंज्ड ओवर टाइम्स, यानी वक्त गुजरने के साथ साथ उसको तब्दील नहीं किया जा सकता है, वो सच्चाई ही रहती है। तो असर्टिव सेंटेंसेस का अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे अली सेज टू मी, अली मुझसे कहता है आई एम योर फ्रेंड, ये एक डायरेक्ट नरेशन है और असर्टिव सेंटेंस है। इसका इनडायरेक्ट में जब हम करते हैं तो अली टेल्स मी दैट ही इज़ माई फ्रेंड, ये इनडायरेक्ट है। तो हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया, कैसे किया, किस तरह किया, क्या तब्दीलियां और क्यों लेकर आए, आइए सीखते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हम याद रखते हैं। सबसे पहले ये बात कि इनडायरेक्ट स्पीच इज़ नॉट एनक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क्स। अगर आप डायरेक्ट स्पीच को देखें तो आपको इन्वर्टेड कॉमास नज़र आ रहे होंगे जिनके अंदर रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल किया जाता है जिनको कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट के अंदर कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सेकंड है द वर्ड दैट इज़ यूज्ड एज ए कंजक्शन बिटवीन द रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। आपको पता है कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला जो हिस्सा होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और इन्वर्टेड कॉमास यानी कोटेशन मार्क्स के जो अंदर वाला हिस्सा है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो ये जो दो मुख्तलिफ क्लासेस हैं इनके दरमियान एज अ कनेक्टर जो काम करता है वर्ड वो दैट है। तो जो कनेक्टर है, इंग्लिश ग्रामर में कनेक्टर को कंजक्शन कहते हैं, तो दैट यहाँ पे एज ए कंजक्शन, एज ए कनेक्टर जो है वो इस्तेमाल होगा। थर्ड जो रूल है वो ये है कि चेंज सेज टू इनटू टेल्स, से टू इनटू टेल एंड सेड टू इनटू टोल्ड, यानी ये कुछ तब्दीलियां हैं जो डायरेक्ट नरेशन में कुछ अल्फाज लिखे जाते हैं, लेकिन जब इनडायरेक्ट में हम करते हैं तो उसमें उन अल्फाज के मुतबादल और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे से टू की जगह पे टेल्स, से टू की जगह पे टेल एंड सेड टू की जगह पे टोल्ड लगाया जाता है। दोस्तों, जब हम असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर या किसी भी दूसरे डायरेक्ट नरेशंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम दो किस्म की तब्दीलियां करते हैं। ये जो दो मेन किस्म की चेंजेस हैं उनमें से एक है चेंज इन प्रोनाउन और सेकंड है चेंज इन टेंसेस। तो सबसे पहले अब हम बात करने लगे हैं चेंज इन प्रोनाउंस की। हमारे पास डायरेक्ट नरेशन का एक असर्टिव सेंटेंस है, अली सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, और जब हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो लिखा अली टेल्स मी दैट ही इज़ माई फ्रेंड। इसमें देखें कि हमने इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाया,
ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, और सेज टू को टेल्स में चेंज किया, ये भी पढ़ चुके हैं। लेकिन ये देखें कि डायरेक्ट नरेशंस के अंदर, डायरेक्ट स्पीच के अंदर आई हमने इस्तेमाल किया था, लेकिन डायरेक्ट के अंदर, लेकिन इनडायरेक्ट के अंदर हमने ही इस्तेमाल किया। इस तरह डायरेक्ट नरेशन के अंदर हमने योर इस्तेमाल किया, लेकिन इनडायरेक्ट के अंदर माई इस्तेमाल किया। तो ये प्रोनाउंस को हमने चेंज किया। ये क्यों किया, किस तरह किया, उसके लिए क्या रूल्स हैं, आइए वो देखते हैं। रूल नंबर 1 है द फर्स्ट पर्सन आई एंड वी ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड विद द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। यानी रिपोर्टेड स्पीच, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हिस्सा है, यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन्स इस्तेमाल किए गए हैं। फर्स्ट पर्सन्स कौन से होते हैं? आई और वी। फर्स्ट पर्सन्स इस्तेमाल किए गए हैं, चाहे उनकी सब्जेक्टिव स्टेट है, चाहे पोसेसिव स्टेट है, चाहे ऑब्जेक्टिव स्टेट है, जो भी स्टेट हो, लेकिन वो फर्स्ट पर्सन्स होने चाहिए। उनको हम बाहर के, यानी कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके सब्जेक्ट के साथ तब्दील करेंगे। तो इसलिए हमने आई की जगह पे ही इस्तेमाल किया, क्योंकि आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है और इसको बाहर के सब्जेक्ट के साथ ही के अली के साथ चेंज करेंगे। तो अली चौंके जो मेल है तो उस की जगह पे हमने ही इस्तेमाल किया। तो सेकंड रूल है द सेकंड पर्सन यू। सेकंड पर्सन एक ही है जो कि यू है। ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। ये है कि सेकंड पर्सन अगर इस्तेमाल किया जाए, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई भी सेकंड पर्सन इस्तेमाल किया गया है, चाहे उसका कोई भी स्टेट हो, सब्जेक्टिव, पोसेसिव या ऑब्जेक्टिव, तो वो बाहर के यानी रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील करेंगे। यानी अगर आई की जगह पे यू होता तो यू को हम किसके साथ चेंज करते? हम मी के साथ चेंज करते, क्योंकि मी जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है। रूल नंबर 3 है द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन्स में ही, शी, इट एंड दे आते हैं, या कोई और जो है प्रोनाउन भी आ सकता है। ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच आर नॉट चेंज। अगर थर्ड पर्सन्स आए तो उनको हम तब्दील नहीं करते, उसको एज इट इज़ ही इस्तेमाल करते हैं। सो दीज रूल्स आर आल्सो फॉलोड इफ़ पोसेसिव एंड ऑब्जेक्टिव स्टेट्स ऑफ पर्सन्स आर यूज्ड। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो रूल हैं ये तमाम स्टेट्स जो हैं प्रोनाउन की, उन पर लागू होंगे। दोस्तों अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिनसे ये पता चले कि जो हमने चेंज इन प्रोनाउन किए हैं वो किस तरह किए हैं। फर्स्ट है अली सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। इसमें देखें कि फर्स्ट पर्सन आई इस्तेमाल किया गया है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, और उसको हमने फर्स्ट पर्सन को रूल नंबर 1 के मुताबिक बाहर के सब्जेक्ट के साथ चेंज करना है। सो हमने आई की जगह पे अली बाहर का सब्जेक्ट है तो चेंज किया, तो ये ही आ गया। इसी तरह योर, ये सेकंड पर्सन है और उसकी पोसेसिव हालत है, तो सेकंड पर्सन को आप रूल नंबर 2 है कि हम बाहर के ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील करेंगे। और योर चूँकि पोसेसिव स्टेट ऑफ सेकंड पर्सन है तो ये बाहर के ऑब्जेक्ट मी की यहाँ पे वही हालत आएगी जो कि इस्तेमाल की गई है। यानी योर यहाँ पे पोसेसिव स्टेट है तो मी की हम पोसेसिव स्टेट यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। योर के मुतबादल जो आएगा वो माई होगा, क्योंकि योर सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन हमेशा बाहर के यानी रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील करते हैं, लेकिन इसकी स्टेट वही इस्तेमाल की जाएगी जो कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इस्तेमाल की गई है। सो हमने योर की जगह पे माई इस्तेमाल किया। और दैट आपको पता है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम एज कंजक्शन इस्तेमाल करते हैं, और सेज टू की जगह पे टेल्स। तो इस तरह ही अली सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड,
अली टेल्स मी दैट ही इज़ माई फ्रेंड। इस तरह हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया। सेकंड है ही सेज आई एम हैप्पी। इसमें भी देखें कि सेज को टेल्स में हमने चेंज किया, फिर इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाया, और आई चूँकि फर्स्ट पर्सन है, बाहर के सब्जेक्ट के साथ तब्दील होगा, तो आई के जगह पे हमने ही लगा दिया। सो ही टेल्स दैट ही इज़ हैप्पी, ये इनडायरेक्ट बन गया। थर्ड में देखें, आई से टू हिम यू आर इंटेलिजेंट। मैं उससे कहता हूँ कि वो इंटेलिजेंट है। जब हमने इसको इनडायरेक्ट किया तो से टू को टेल में चेंज किया, इन्वर्टेड कॉमा को दैट लगाया, और यू की जगह पे ही लगाया। यू की जगह पे ही क्यों लगाया? यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन इज़ ऑलवेज चेंज्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो हमने क्या किया कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ यू को चेंज किया। चूँकि वो हिम है तो हिम जो है इसके साथ चेंज होके यू की जगह पे ही आएगा, क्योंकि यू सब्जेक्टिव हालत है तो यहाँ पे हिम की सब्जेक्टिव हालत आएगी। सो हमने ही यूज़ किया। सो आई टेल हिम दैट ही इज़ इंटेलिजेंट। नेक्स्ट में देखें, शी विल से ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। इसमें भी देखें कि शी विल से, शी विल टेल, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया दैट, और ही डायरेक्ट स्पीच में भी ही है और इनडायरेक्ट में भी ही है। ये क्यों है? क्योंकि ये हमारा रूल है कि जब भी थर्ड पर्सन यूज़ किया जाएगा, ही शी इट दे, तो थर्ड पर्सन को चेंज नहीं किया जाएगा, थर्ड पर्सन वैसा ही आएगा। सो शी विल टेल दैट ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, वो सेम आ जाएगा। अली विल से टू मी शी गेव यू माई पेन। यहाँ पे देखें, अली विल टेल मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाया, और शी चूँकि थर्ड पर्सन है ये भी चेंज नहीं होगा, और गेव, ये देखें कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही इस्तेमाल किया गया है, टेंस में तब्दीली नहीं की गई। टेंस की तब्दीली के लिए हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। अली विल टेल मी दैट शी गेव मी हिज पेन। अब देखें कि माई की जगह पे हमने हिज इस्तेमाल किया है। क्यों किया है? कि माई फर्स्ट पर्सन है, सिर्फ थर्ड पर्सन को नहीं चेंज करना। माई जो है ये पोसेसिव स्टेट है आई की, तो जो फर्स्ट पर्सन है ये बाहर के सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। बाहर का सब्जेक्ट अली है तो अली की यहाँ पे पोसेसिव हालत आएगी, क्योंकि माई पोसेसिव स्टेट है तो अली की पोसेसिव स्टेट यहाँ पे आएगी जो कि हिज है। तो अली विल टेल मी दैट शी गेव मी हिज पेन। अगर हम सेकंड चेंज की बात करें तो वो है चेंज इन टेंस। चेंज इन टेंस करते हुए इस चीज़ का ख्याल करते हैं कि इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाली जो स्पीच जिसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं उसका वर्ब अगर प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है, दो टेंस हैं प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अगर वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर में है रिपोर्टिंग वर्ब तो देयर विल बी नो चेंज इन द रिपोर्टेड वर्ब। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाली जो स्पीच है यानी रिपोर्टेड स्पीच, उसके वर्ब में कोई तब्दीली नहीं आएगी, यानी वो वर्ब या टेंस वो वैसे का वैसे ही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। यहाँ पे देखें कि सेज टू ये प्रेजेंट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट में है, लेकिन इसका जो रिपोर्टेड वर्ब है एम वो भी प्रेजेंट में है। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो अली टेल्स मी दैट ही इज़ माई फ्रेंड। यहाँ देखें सेज को जस्ट हमने टेल्स में चेंज किया, वही टेंस नीचे कौन सा? प्रेजेंट का। जब प्रेजेंट है बाहर तो अंदर का टेंस भी वैसा है, जैसे आई एम की जगह पे ही इज़ लगा दिया। आई एम भी प्रेजेंट है, ही इज़ भी प्रेजेंट है, लेकिन हमने प्रोनाउन में चेंज किया है तो आई एम की जगह पे ही इज़ आया, लेकिन टेंस में देखें कोई तब्दीली नहीं है। एम भी प्रेजेंट है और इज़ भी प्रेजेंट है, टेंस में कोई तब्दीली क्यों नहीं आई?
क्योंकि इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है। इसी तरह अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, जैसे शी विल से ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, यहाँ पे देखें विल से ये फ्यूचर में है इसका रिपोर्टिंग वर्ब, तो अंदर का जो टेंस है वो भी तब्दील नहीं होगा। जैसे शी विल टेल दैट ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, ये देखें कि रिपोर्टेड जो वर्ब है वो प्रेजेंट में है, क्योंकि बाहर रिपोर्टिंग वर्ब वो फ्यूचर में है, तो इनडायरेक्ट बनाते हुए भी हमने उसका टेंस चेंज नहीं किया, उसका जो है वो बिल्कुल वर्ब चेंज नहीं किया, वो वैसा ही है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही रहेगा। तो लिहाजा इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस देन देयर विल बी नो चेंज इन द रिपोर्टेड वर्ब। लेकिन दोस्तों अगर हम ये देखते हैं कि इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट देन फॉलोइंग चेंजेस आर मेड। क्या करते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है, यानी इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाली जो स्पीच है उसका वर्ब पास्ट में है, फिर क्या करते हैं कि हम अंदर का जो टेंस है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला वर्ब या टेंस उसको तब्दील करते हैं। तो किसको किस में चेंज करते हैं वो देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करते हैं। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यानी विल को हम वुड में चेंज करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस विल बी को वुड बी में चेंज करेंगे, और इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट में इस्तेमाल किए जाने वाला विल हैव को वुड हैव में चेंज करेंगे। तो इन चेंजेस के साथ अगर बाहर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हम इनडायरेक्ट बनाते हुए ये चेंजेस करते हैं। जैसे अब देखें कि अली सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, इसमें देखें कि जो सेड टू है ये पास्ट टेंस है और इसका जो रिपोर्टेड वर्ब है एम वो प्रेजेंट में है। जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो अली टोल्ड मी दैट ही वाज माय फ्रेंड ये आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, इसको टोल्ड में चेंज किया। तो अगर बाहर पास्ट टेंस है तो अंदर का हम पास्ट टेंस चेंज करते हैं, अंदर का जो टेंस है उसको तब्दील करते हैं। प्रेजेंट में है तो उसको पास्ट में करते हैं। जैसे यहाँ पे ये प्रेजेंट में है तो इसको हमने पास्ट में एम को वाज में चेंज कर दिया। सेकंड में देखें ही सेड आई टेक टी, तो ये सेड जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट में है, इसको टोल्ड में चेंज किया। और आई टेक टी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको सिंपली हमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया? क्योंकि ये एक रूल हमारे पास आ गया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है तो हमने रिपोर्टेड जो वर्ब है उसको चेंज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, इसलिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया। आई सेड टू हिम यू आर फ्लाइंग काइट्स, इसमें भी सेम है कि पास्ट टेंस यूज़ हुआ है और अंदर वाला जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे। तो आई टोल्ड हिम दैट ही वाज फ्लाइंग काइट्स, शी विल से ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। अब यहाँ पे देखें शी विल टेल इस्तेमाल किया दैट ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। अब हम ये देखें कि जो डायरेक्ट है उसमें भी हैज़ है और इनडायरेक्ट में भी हैज़ है। हमने टेंस क्यों नहीं चेंज किया? इसलिए हमने टेंस नहीं चेंज किया क्योंकि इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो फ्यूचर में है और हमने ये रूल सीखा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो फिर हम रिपोर्टेड वर्ब को चेंज नहीं करते, वो वैसा ही वर्ब रहेगा यानी टेंस वही रहेगा। अली सेड टू मी शी गेव यू माई पेन,
यहाँ पे बाहर पास्ट टेंस है और अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और हमने पीछे तब्दीलियाँ जहाँ पे सीखी हैं, चेंजेस जहाँ पे सीखी हैं, वहाँ पे यही तो देखा है कि अगर अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और बाहर भी पास्ट टेंस है तो उस पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो अली सेड टू मी को अली टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट और शी हैड गिवन मी हिज पेन, यानी शी गेव यू माई पेन, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस था उसको हमने पास्ट जो है परफेक्ट टेंस में चेंज कर दिया। अली टोल्ड मी दैट शी हैड गिवन मी हिज पेन। दोस्तों असर्टिव सेंटेंसेस की डेफिनेशन में हम यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में भी पढ़ा था कि यूनिवर्सल ट्रुथ एक ऐसा वाइडली एक्सेप्टेड ट्रुथ या फैक्ट होता है विच कैन नॉट बी चेंज्ड ओवर लोकेशन, ओवर सर्कमस्टांसेस, ओवर टाइम्स, यानी वक़्त के लिहाज से, लोकेशन के हिसाब से या हालात के हिसाब से ऐसा ट्रुथ होता है, फैक्ट होता है जिसको तब्दील नहीं किया जा सकता, उसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। मिसाल के तौर पे यूनियन स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में ताकत है, ये एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रुथ है जो कि कभी भी तब्दील नहीं हो सकता। तो अगर डायरेक्ट नरेशन में इनको इस्तेमाल किया जाए और इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो इसको हमेशा प्रेजेंट में ही लिखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा वाइडली एक्सेप्टेड यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसको कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते और ये हमेशा प्रेजेंट में ही आता है। जैसे अली सेड टू मी यूनियन इज स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे देखें कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है और इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है। जब इस डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो अली टोल्ड मी दैट यूनियन इज स्ट्रेंथ, हालांकि बाहर देखें कि पास्ट टेंस आया है और हमने ये रूल पढ़ा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो अंदर वाला जो रिपोर्टेड वर्ब होता है उसको हम चेंज करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड जो वर्ब है उसको तब्दील नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये प्रेजेंट में है और प्रेजेंट में ही रहेगा। इसी तरह ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, उसने कहा कि सूरज मशरक़ से तलू होता है और ये एक ऐसा फैक्ट है जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है और शुरू से ही जब से दुनिया बनी है सूरज मशरक़ से ही तलू होता है। तो इट कैन नॉट बी चेंज्ड, सो व्हेन वी विल चेंज दिस डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन वी विल नॉट चेंज द टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। सो ही टोल्ड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब इसका पास्ट में भी है तो रिपोर्टेड वर्ब इसका प्रेजेंट में ही रहेगा। इसी तरह आई सेड टू हिम ह्यूमन्स आर मोर्टल, मैंने उससे कहा कि इंसान फ़ानी है। ये इंसान फ़ानी है हमेशा से ये एक वाइडली एक्सेप्टेड एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसका भी हम जब इनडायरेक्ट नरेशन में इसको चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे, तो आई टोल्ड हिम दैट ह्यूमन्स आर मोर्टल, हम चाहे बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब इसका पास्ट में भी है तो रिपोर्टेड वर्ब इसका प्रेजेंट में ही रहेगा। इसी तरह शी विल सेव वाटर बॉयल्स एट 100 जो है वो सेल्सियस, तो यहाँ पे शी विल सेव वाटर बॉयल्स एट 100 सेल्सियस, तो यहाँ पे शी विल टेल दैट वाटर बॉयल्स एट 100 सेल्सियस। यहाँ पे देखें कि जो प्रेजेंट फ्यूचर में है, इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो फ्यूचर में है, लेकिन अंदर भी ये तो वैसे भी एक रूल है कि अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो अंदर के टेंस में तब्दीली नहीं करनी। लेकिन इसके बावजूद अंदर अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है तो वो तो बाहर पास्ट भी हो तो अंदर का जो टेंस है वो चेंज नहीं किया जाता। सो शी विल सेव वाटर बॉयल्स एट 100 सेल्सियस, तो यहाँ पे शी विल टेल दैट वाटर बॉयल्स एट 100 सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो जो पानी है वो उबलता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में है कि ये हमेशा प्रेजेंट में ही
इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसी चेंजेस हैं जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज आ जाते हैं जिनको हम इनडायरेक्ट में जब इस्तेमाल करें तो वो चेंज करके लिखते हैं। जैसे अगर डायरेक्ट नरेशन में दिस आ जाए तो जो इनडायरेक्ट है उसमें दैट इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्ट में अगर दीज आ जाए तो इनडायरेक्ट में दोज इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगो को हम बिफोर में चेंज करते हैं, सो को दस में चेंज करते हैं, हेयर को देयर में चेंज करते हैं, नाउ और जस्ट, ये दो अल्फाज हैं नाउ और जस्ट, इनकी जगह पे देन इस्तेमाल करते हैं। टुडे को दैट डे या दी सेम डे में इस्तेमाल करते हैं। टू नाइट को दैट नाइट में तब्दील करते हैं। टुमारो को दी नेक्स्ट डे या दी फॉलोइंग डे, इन दो में से किसी एक में तब्दील करते हैं। यस्टरडे को दी डे बिफोर या दी प्रीवियस डे में चेंज करते हैं। नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर, कोई भी आ जाए तो इसको दी फॉलोइंग वीक, दी फॉलोइंग मंथ या दी फॉलोइंग ईयर में चेंज करते हैं। इसी तरह लास्ट वीक, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर को हम दी प्रीवियस वीक, दी प्रीवियस मंथ या दी प्रीवियस ईयर में तब्दील करते हैं। डायरेक्ट नरेशंस में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के इस्तेमाल को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। लुक एट दीज सेंटेंसेस। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। एन ऑर्डर हैज़ बीन शोन इन दिस सेंटेंस। डोंट ओपन द डोर, दरवाज़ा मत खोलो। इसके अंदर भी ऑर्डर दिया गया है कि दरवाज़ा मत खोलो। हेल्प मी प्लीज़, मेहरबानी करके मेरी मदद करें, रिक्वेस्ट की गई है। रिस्पेक्ट द एल्डर्स, उम्र में बड़ों की इज़्ज़त करो, एडवाइस की गई है। सोल्जर्स गो फॉरवर्ड, सिपाहियों आगे बढ़ो, कमांड दी गई है। यूज़ ऑयल इन दी पैन, पैन में ऑयल इस्तेमाल करो, इंस्ट्रक्शन दी गई है। कम फॉर पिकनिक, पिकनिक के लिए आओ, प्रपोजल दी गई है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिनको हुक्मिया जुमले कहते हैं, असल में इनमें सिर्फ हुक्म नहीं दिया जाता बल्कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, इंस्ट्रक्शन, प्रपोजल्स वगैरह दिए जाते हैं। इन तमाम पे गौर करने से पता चलता है कि दो चीज़ें इसमें सबसे अहम हैं। एक तो ये कि ये तमाम सेंटेंसेस वर्ब से स्टार्ट हुए हैं, जैसे ओपन, डोंट ओपन, हेल्प, रिस्पेक्ट, गो, यूज़, कम। तो ये तमाम जो है ये वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। सेकेंडली, इनके अंदर सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं किया गया। इन तमाम में देखें कि कहीं पे भी आपको सब्जेक्ट यानी काम करने वाला नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है जो कि यू है। यू अंडरस्टूड सब्जेक्ट है जो कि लिखा नहीं जाता, बस अंडरस्टूड होता है, यानी उसको सिर्फ जहन में रखा जाता है, लिखा नहीं जाता। तो इन तमाम सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इनके डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं आइए देखते हैं। हमारे पास जो डायरेक्ट नरेशन है वो है ही सेड टू द पियन पॉलिश माई शूज़। इसको जब हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया तो ही ऑर्डर्ड द पियन टू पॉलिश हिज शूज़। कैसे चेंज किया, क्या रूल इस्तेमाल किए, वो ये हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, रूल नंबर 1 है रिपोर्टिंग वर्ब इज़ चेंज इनटू ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, कमांडेड, इंस्ट्रक्टेड, फॉरबिड और नॉट टू डू अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो इम्पेरेटिव सेंटेंस की नेचर है उसको देखते हुए हम जो रिपोर्टिंग वर्ब है यानी सेड टू जो है इसको किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, कमांडेड, इंस्ट्रक्टेड, फॉरबिड या नॉट टू डू में चेंज कर देंगे। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो इनमें से किसी सेंटेंस, किसी भी वर्ड के साथ या और भी वर्ड आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो उस वर्ड के साथ हम जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको
तब्दील कर देंगे, जैसे यहाँ पे सेड टू को ऑर्डर्ड में तब्दील किया गया है। सेकंड रूल है टू इज़ यूज्ड आफ्टर रिमूविंग कोटेशन मार्क्स इन्वर्टेड कॉमास, यानी इन्वर्टेड कॉमा को हटा के, जिनको हम कोटेशन मार्क भी कहते हैं, टू इस्तेमाल करते हैं। टू, तो यहाँ पे भी देखें कि पॉलिश माई शूज़ जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर था, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने टू लगा दिया। तो ही ऑर्डर्ड द पियन टू पॉलिश हिज शूज़, ऊपर माई शूज़ है, यहाँ हिज शूज़ है, ये हमने चेंज इन प्रोनाउन किया, जो कि हमने पिछली वीडियो में सीखा भी था कि माई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, इट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो यहाँ पे सब्जेक्ट चूँकि ही है तो इसके साथ हमने उसको माई को चेंज करके हिज लिखा। तो ये रूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम डायरेक्ट जो इम्पेरेटिव नरेशंस हैं उनको इनडायरेक्ट इम्पेरेटिव नरेशंस में तब्दील करते हैं। मिसाल के तौर पे द टीचर सेड टू हिम गेट आउट, इसमें द टीचर ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट, क्योंकि टीचर ने जो स्टूडेंट होगा उसको उसने गेट आउट यानी बाहर निकलने का हुक्म दिया है। द टीचर ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट। इसी तरह ही सेड प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, उसने कहा मेहरबानी करके पानी का एक गिलास मुझे दें। इसमें देखें कि प्लीज़ का लफ्ज़ जब इस्तेमाल किया गया तो पता चला कि ये रिक्वेस्ट की गई है। सो ही रिक्वेस्टेड टू गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे देखें कि प्लीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि प्लीज़ का मतलब भी रिक्वेस्ट ही होता है और रिक्वेस्ट का मतलब भी रिक्वेस्ट ही होता है। इसलिए जब आपने डायरेक्ट नरेशन में रिक्वेस्ट इस्तेमाल किया गया है तो फिर आपने प्लीज़ या जो एडिशनल जो वर्ड्स हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना। तो ही रिक्वेस्टेड टू गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, इसका इनडायरेक्ट जो है वो नरेशन होगा। अब नेक्स्ट है दे सेड टू हिम डोंट टेल ए लाई। अब यहाँ पे देखें कि ये नेगेटिव इम्पेरेटिव इस्तेमाल किया गया है। इसको कैसे करते हैं, इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि सेड टू को जिस तरह कहा गया कि मुख्तलिफ वर्ड्स में चेंज किया जाता है, तो इसमें क्योंकि नसीहत की गई है तो एडवाइज्ड में चेंज कर देंगे। तो दे एडवाइज्ड हिम नॉट टू टेल ए लाई, यानी इन्वर्टेड कॉमा को हटा के जो हम टू लगाते हैं उससे पहले नॉट लगा देना है। तो टू से पहले नॉट लगा के टू वर्ब से पहले इस्तेमाल करके, तो टू टेल ए लाई, दे एडवाइज्ड हिम नॉट टू टेल ए लाई। तो यहाँ पे इस तरह इसको जो डायरेक्ट है उसको इनडायरेक्ट बनाया गया है। सेकंड जो इसका मेथड है वो ये है कि हम सेड टू को फॉरबिड में चेंज कर देते हैं, क्योंकि फॉरबिड का मतलब मना करना है। जब हम फॉरबिड वर्ड यूज़ करेंगे तो फिर हम नॉट इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरबिड का मतलब ही मना करना होता है। तो दे फॉरबिड हिम टू टेल ए लाई, उन्होंने उसको झूठ बोलने से मना किया। तो ये दो मेथड है नेगेटिव इम्पेरेटिव को जो है डायरेक्ट नरेशंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने का। नेक्स्ट है शी सेड टू हिम वर्क हार्ड फॉर एग्जाम्स, उसने उस लड़की ने उस लड़के से कहा कि एग्ज़ाम के लिए मेहनत करो। तो इसमें सजेशन दी गई है। सो ही सजेस्टेड हिम टू वर्क हार्ड फॉर एग्जाम्स। नेक्स्ट है द ऑफिसर सेड टू द सोल्जर्स गो अहेड। इसमें यह देखें कि जब भी आर्मी या पुलिस में कोई जो बेल्ट फोर्स के अंदर कोई भी सीनियर जो है होता है वो अपने जूनियर को वो कमांड देता है। ये इन अदर वर्ड्स ऑर्डर ही होता है, लेकिन यहाँ पे ख़ास वर्ड कमांड इस्तेमाल किया जाता है। सो द ऑफिसर कमांडेड द सोल्जर टू गो अहेड। अली सेड टू सबा डोंट टच माई थिंग्स। अली ने सबा से कहा कि मेरी चीज़ों को मत छुओ। ये इसी तरह जैसे हमने पहले नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस को सॉल्व किया, इसके वही दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला अली एडवाइज सबा नॉट टू टच हिज थिंग्स, यानी अगर हमने एडवाइज्ड इस्तेमाल करना है तो फिर हमने नॉट इस्तेमाल करना है टू से पहले। तो टू के बाद वर्ब हमने
लगा के तो ये इन्फिनेटिव जो है हमने इस्तेमाल कर देना है। तो ये अली एडवाइज्ड सबा नॉट टू टच हिज थिंग्स। दूसरा तरीका ये है कि आप फॉरबिड इस्तेमाल कर दें, यानी सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसकी जगह पे फॉरबिड। जब फॉरबिड लगाएंगे तो फिर हम नॉट इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरबिड का मतलब भी मना करना ही होता है। अली फॉरबिड सबा टू टच हिज थिंग्स। तो अली ने सबा को अपनी चीज़ें छूने से मना किया। तो ये दो मेथड हैं जो कि इम्पेरेटिव नेगेटिव इम्पेरेटिव को जो है वो डायरेक्ट नरेशंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस में अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। द फर्स्ट टाइप इज़ स्मॉल टाइप। स्मॉल टाइप या छोटी जो किस्म है, इस वजह से इसको कहते हैं, ये किसी ग्रामर में आपको ये नाम नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैंने इसका नाम इसलिए स्मॉल टाइप रखा है कि इस तरह के जो सवालात होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, उनका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डू यू लाइक म्यूज़िक? क्या आप म्यूज़िक पसंद करते हैं? इफ़ यू लाइक म्यूज़िक यू विल से येस, एंड इफ़ यू डोंट लाइक म्यूज़िक यू विल से नो। इसका मतलब है कि ये जो स्मॉल टाइप क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं जिनका जवाब हम येस या नो में दे सकते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे ये क्वेश्चंस होते हैं जिसका जवाब हम येस या नो में दे सकते हैं। लार्ज टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो टाइप है जिसका जवाब हम येस या नो में नहीं दे सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, विच म्यूज़िक डू यू लाइक? यहाँ पे है कि आप किस किस्म का म्यूज़िक पसंद करते हैं। यहाँ पे आप जवाब यस या नो में नहीं दे सकते, बल्कि आपको बाकायदा एक स्टेटमेंट देना पड़ती है कि विच म्यूज़िक डू यू लाइक, कि आप किस किस्म का म्यूज़िक, यानी व्हाट टाइप ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक, कि किस किस्म का जो म्यूज़िक है वो आप पसंद करते हैं। तो जिस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का हम जवाब यस या नो में ना दे सकें उनको हम लार्ज टाइप क्वेश्चंस कहते हैं, और ये ज़्यादातर WH टाइप भी कहलाते हैं, क्योंकि ये ऐसे तमाम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं जो कि WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हेन, वाई, वेयर, विच। तो ये तमाम ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो कि WH से स्टार्ट होते हैं। अब इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, उनको जब डायरेक्ट में हैं तो उनको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए क्या रूल्स हमें अपनाने पड़ते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, ही सेड टू मी डू यू लाइक म्यूज़िक? उसने मुझसे कहा कि क्या आप म्यूज़िक पसंद करते हैं। मैंने इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में जब चेंज किया तो इस तरह किया, ही आस्क्ड मी इफ़ आई लाइक्ड म्यूज़िक। अब मैंने इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किस तरह चेंज किया, क्या रूल्स इस्तेमाल किए, ये डिस्कस करते हैं। अब किया क्या है कि जो डायरेक्ट नरेशंस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब है उसको मैंने आस्क्ड में चेंज किया है, क्योंकि सवाल हमेशा पूछा जाता है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब इज़ चेंज्ड इनटू आस्क्ड। तो सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया गया। सेकंड रूल जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया वो है टू चेंज दी स्मॉल क्वेश्चंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच इफ़ और वेदर इज़ यूज्ड आफ्टर रिमूविंग इन्वर्टेड कॉमास। यानी जो स्मॉल टाइप क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए जब हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हैं तो हम इफ़ या वेदर लगाते हैं, यानी इफ़ लगा देते हैं या वेदर लगाते हैं, और इनका मतलब होता है एडमिटिंग, ग्रांटिंग, सपोजिंग। इफ़ उर्दू में जिसको अगर कहते हैं, लेकिन वेदर को जो है वो उर्दू में खा या आया के कहते हैं। तो ये ग्रांटिंग, एडमिटिंग,
जो सपोजिंग है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनके ये मीनिंग देते हैं। तो ऊपर देखें क्या किया गया है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ़ लगाया गया है। हम इफ़ की जगह पे वेदर भी लगा सकते थे। इफ़ इसलिए लगाया गया है कि ज़रा ये शॉर्ट वर्ड है और इसके स्पेलिंग याद करना आपके लिए आसान होंगे, इसलिए इफ़ अगर आप लगा देंगे तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन आप यहाँ पे वेदर, जिसका मतलब आया के या खा होता है, वो भी लगा सकते हैं। थर्ड है द रिपोर्टेड स्पीच इज़ चेंज्ड इनटू सिंपल डेस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये रूल बड़ा अहम है। अब ये हमें पता होना चाहिए कि सिंपल या डेस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है। इस रूल के मुताबिक जो रिपोर्टेड स्पीच है, यानी इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाली स्पीच है, उसको हम डेस्क्रिप्टिव या सिंपल फॉर्म में तब्दील कर देते हैं। सिंपल या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जो कि सिंपल सेंटेंस की तरह होती है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, यानी जो उसकी तरतीब है या सीक्वेंस है वो उसी तरह जिस तरह पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उस तरह की हो, तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस कहते हैं। इस रूल के मुताबिक ये देखें कि डू यू लाइक म्यूज़िक जो था उसको मैंने आई लाइक्ड म्यूज़िक, आई को आई फर्स्ट में लिखा यानी सब्जेक्ट, लाइक्ड उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट म्यूज़िक। अब यहाँ पे मैंने जो 3 रूल्स इस्तेमाल किए हैं, पहला है सेड टू को यानी रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में चेंज किया तो ही आस्क्ड मी बन गया। इन्वर्टेड कॉमा को हटाया तो इफ़ लगा दिया। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, यानी जो बकाया जो है, उसको मैंने क्या किया है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया है। लेकिन किया क्या है ये देखें कि यहाँ पे यू है, मैंने आई में चेंज किया क्योंकि चेंज इन प्रोनाउन किया है। यू सेकंड पर्सन है, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो मी के साथ जो है इसको चेंज करके मैंने आई लिखा है, क्योंकि यू यहाँ पे सब्जेक्टिव स्टेट है तो मैं यहाँ पे मी की सब्जेक्टिव स्टेट ही लिखूँगा आई। अब लाइक की जगह पे मैंने लाइक्ड लिखा है। क्यों लिखा है? ये चेंज इन टेंस है जो कि हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और उसमें हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज किया जाता है। तो इस तरह इसके अंदर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज किया गया है और लाइक को लाइक्ड में तब्दील किया गया है। और ऑब्जेक्टिव सेम, जिस तरह म्यूज़िक है म्यूज़िक ही आएगा। तो इस तरह डायरेक्ट नरेशन जो थी हमारे पास, ही सेड टू मी डू यू लाइक म्यूज़िक, इन डायरेक्ट स्पीच या नरेशन में इस तरह चेंज किया, ही आस्क्ड मी इफ़ आई लाइक म्यूज़िक। तो ये स्मॉल टाइप क्वेश्चंस थे या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस थे जिनके हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस में तब्दील करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो लार्ज टाइप क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते, उनको हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किस तरह चेंज करते हैं। उसके लिए भी हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं और उस एग्जाम्पल को सामने रख के हम उसके रूल्स को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल है, शी सेड टू हर सन, उसने अपने बेटे से कहा, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। तो ये डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट में चेंज किया गया तो शी आस्क्ड हर सन वाई ही वाज क्राइंग, तो उसने अपने बेटे से पूछा कि वो क्यों चला रहा था। इस तरह इनडायरेक्ट में चेंज किया गया है। अब रूल्स को डिस्कस करते हैं। रूल्स ये है कि जब लार्ज टाइप क्वेश्चंस आते हैं जिनका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते, इन दीज सेंटेंसेस वी डोंट यूज़ इफ़ और वेदर, यानी इफ़ और वेदर बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं किया जाता। इफ़ और वेदर इज़ यूज्ड इन टू दी स्मॉल टाइप क्वेश्चन जिसके जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, सिर्फ उनमें हम इफ़ या वेदर लगाते हैं। तो फिर हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल किया गया है उसको सेम उसी तरह रहने देते हैं।
यानी कि सेड टू को आस्क्ड में तो हम चेंज करते ही हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में चेंज किया, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा को हटा के जहाँ पे हम इफ़ या वेदर लगाते थे वहाँ पे हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ वही क्वेश्चन वर्ड जो कि डायरेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है उसी को हम इनडायरेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें कि जो क्वेश्चन वर्ड वाई है उसको वहीं पे वाई लिख दिया गया है। तो क्वेश्चन वर्ड हु, वाई, व्हेन, वेयर, विच जो भी इस्तेमाल किया जाए इज़ यूज्ड आफ्टर रिमूविंग दी क्वेश्चन मार्क्स, कोटेशन मार्क्स। जो कोटेशन मार्क्स है यानी इन्वर्टेड कॉमास हैं उनको हटा के हम वही जो क्वेश्चन वर्ड है वही लिखते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा। सेकंड है द रिपोर्टेड स्पीच इज़ चेंज इनटू सिंपल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जो वाई लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं। जिस तरह आर यू क्राइंग था, इसको मैंने ही वाज क्राइंग लिखा। किस तरह लिखा आइए डिस्कस करते हैं। क्या किया हमने, डायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में चेंज किया तो सेड टू आस्क्ड में चेंज हो गया। शी आस्क्ड हर सन, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्वेश्चन वर्ड सेम वाई लिखा। और यहाँ पे जब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने बकिया हिस्सा लिखना है तो उसमें ये देखें कि जो उसका सब्जेक्ट है वो यू है एंड यू सेकंड पर्सन है, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो वो क्या है, हर सन। हर सन कौन है, ही है, मेल है, तो यहाँ पे ही इस्तेमाल करेंगे। यू जो है ये बाहर के ऑब्जेक्ट के साथ जब चेंज होगा तो हर सन ये मेल की बात हो रही है, तो यहाँ पे मेल के लिए जो हम वर्ड या प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो ही है, इसलिए यू की जगह पे हम ही इस्तेमाल करेंगे। और आर की जगह पे वाज, क्योंकि आर प्रेजेंट में था इसको पास्ट में हमने चेंज किया वाज, और क्राइंग की जगह पे क्राइंग, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज किया, लेकिन इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यानी सिंपल फॉर्म में लिखा है। तो इस तरह हम जो लार्ज टाइप क्वेश्चंस हैं या लार्ज टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं। The change in pronoun and the change in tense are same as in simple assertive sentences। दोस्तों हम पहले assertive sentences के बारे में पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं और उसमें हमने दो चीज़ें बड़ी हैं पढ़ी थी, यानी चेंज इन प्रोनाउन एंड चेंज इन टेंस। तो ये जो चेंज इन प्रोनाउन और चेंज इन टेंस है ये तमाम जो कि असर्टिव सेंटेंसेस में हम पढ़ चुके हैं, वो तमाम जो रूल्स या रेगुलेशंस हैं वो तमाम यहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं और उनके मुताबिक ये चेंज किए जाते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि ये जो हम जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको किस तरह डायरेक्ट को इनडायरेक्ट नरेशंस में तब्दील करते हैं। तो फर्स्ट है ही सेड टू हर आर यू टीचिंग इन दिस स्कूल। उसने उससे पूछा, यानी उसने उस लड़की से पूछा आर यू टीचिंग इन दिस स्कूल, क्या आप इस स्कूल में पढ़ा रही हैं। तो उसको क्या हमने वही रूल जहन में रखें कि आर यू टीचिंग इन दिस स्कूल, क्या आप इस स्कूल में पढ़ा रही हैं, इसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। तो ये स्मॉल टाइप क्वेश्चन होगा और इसमें हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ़ लगाएंगे। तो सेड टू सबसे पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको आस्क्ड में चेंज किया, तो ही आस्क्ड हर, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ़ लगाया। और बाकी सेंटेंस को जब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं तो देखें यू है, यू सेकंड पर्सन है एंड इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, तो वो हर है। तो हर की जगह पे हम शी लगाएंगे क्योंकि यू इसकी सब्जेक्टिव स्टेट है, तो हम हर की सब्जेक्टिव स्टेट यहाँ पे लगाएंगे शी, क्योंकि यू को हर के साथ चेंज करेंगे तो यहाँ पे शी आएगा।
तो शी वाज टीचिंग इन दैट स्कूल। हमने आर को वाज में इसलिए चेंज किया क्योंकि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। तो आर की जगह पे वाज और दिस को दैट में चेंज किया। ये भी इम्पोर्टेंट जो हमने चेंजेस पिछली वीडियो में देखी थी और उसमें काफ़ी चेंजेस के बारे में हम पढ़ा था। उनमें से एक ये भी था कि डायरेक्ट में अगर दिस इस्तेमाल हो तो इनडायरेक्ट में दैट इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह ही सेड टू हर आर यू टीचिंग इन दिस स्कूल को हमने ही आस्क्ड हर इफ़ शी वाज टीचिंग इन दैट स्कूल में चेंज किया। इसी तरह ही सेड टू हर वाई आर यू टीचिंग इन दिस स्कूल, वही जो है डायरेक्ट नरेशन है, लेकिन ये जो लार्ज टाइप क्वेश्चन है उसको बनाया गया कि उसने उससे कहा कि तुम इस स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हो। तो ही सेड टू को हमने जो रिपोर्टिंग उसी तरह रिपोर्टिंग जो वर्ब था उसको आस्क्ड में चेंज किया। ही आस्क्ड हर, वाई की जगह पे वाई, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड ही आएगा क्योंकि ये लार्ज टाइप है। और बाकी सिंपल सेंटेंस को हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया और प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दिया। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आएगा शी वाज टीचिंग इन दैट स्कूल। तो ही आस्क्ड हर वाई शी वाज टीचिंग इन दैट स्कूल। नेक्स्ट देखें, शी सेड टू हर मदर डिड आई हेल्प यू, उसने अपनी वालदा से कहा क्या मैंने आपकी मदद की। जब इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में हमने चेंज किया तो शी आस्क्ड हर, सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया। शी आस्क्ड हर मदर, चूँकि ये स्मॉल टाइप क्वेश्चन है तो हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ़ लगाएंगे और आई की जगह पे शी लगाया। ये चेंज इन प्रोनाउन है, आई फर्स्ट पर्सन है, बाहर के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज किया तो शी आ गया। और चूँकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम अगर बाहर पास्ट हो तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो शी हैड हेल्प्ड हर, यहाँ पे भी देखें यू की जगह पे हर हमने इसलिए इस्तेमाल किया कि यू सेकंड पर्सन है एंड इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो हर मदर की जगह पे यू जो है ये सेकंड पर्सन है और ये हर मदर की जगह पे चेंज होगा। और हर मदर की चूँकि वो फीमेल है उसके लिए हम सिर्फ हर ही इस्तेमाल कर देंगे। तो शी आस्क्ड हर मदर इफ़ शी हैड हेल्प्ड हर। इस तरह हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो शी सेड टू हर मदर वाई डिड आई हेल्प यू, उसने अपनी वालदा से कहा मैंने आपकी मदद क्यों की। तो सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया। हर मदर जो क्वेश्चन वर्ड है सेम और रेस्ट ऑफ दी सेंटेंस को हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चेंज कर दिया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस में अगर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात करें तो sentences which express state of joy, sorrow और wonder are called exclamatory sentences। यानी ऐसे तमाम sentences जिनके अंदर खुशी, गम या हैरत बयान की जाए या खुशी, गम या हैरत के जज्बात बयान किए जाएं उनको हम exclamatory sentences कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हुर्रा वी हैव वन द मैच। स्टेट ऑफ जॉय इस सेंटेंस के अंदर बयान की गई है, लेकिन जो फीलिंग बयान की गई है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। यानी जब बहुत ज़्यादा खुशी की हालत हो तो उन स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बयान करने के लिए हम हुर्रा या इस तरह के दीगर वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा ये अल्फाज जिनके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क भी इस्तेमाल किया जाता है ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग को हमेशा शो करते हैं। इसी तरह अलास, इसमें देखें एक्सक्लेमेशन मार्क साथ इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है कि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रहे हैं। अलास आई हैव फेल्ड द टेस्ट, ये स्टेट ऑफ सारो यानी गम की हालत को बयान कर रहा है, लेकिन ये एक्सक्लेमेशन मार्क शो कर रहा है कि ये जो स्टेट ऑफ सारो है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रहा है।
यानी कि बड़ी ज़ोर इस बात पे दिया जा रहा है, बड़ा अफसोस इस बात पे किया जा रहा है कि मैं टेस्ट में फ़ेल हो गया हूँ। इसी तरह वाओ, इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क है जो ये शो करता है कि जो बात आगे होने वाली है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रही है। वाओ व्हाट अ नाइस शर्ट इट इज़, कि ये कितनी खूबसूरत शर्ट है। तो इसके अंदर भी जो स्टेट ऑफ वंडर बयान किया गया है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ बयान किया गया है। लिहाजा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिनके अंदर खुशी, गम या हैरत भी बयान की जाती है, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग देते हैं। और इसी तरह स्ट्रॉन्ग फीलिंग देने वाले, खुशी, गम या हैरत वाले जो फ़िक्रात होते हैं उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए रूल्स की बात करें तो रिपोर्टिंग वर्ब इज़ चेंज्ड इनटू एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सारो और एक्सक्लेम्ड विद वंडर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस। यानी जो सेंटेंस है उसकी नेचर के हिसाब से जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है, यानी इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाली जो हमारी स्पीच है उसका जो वर्ब है वो फ़िक्रे की नेचर के मुताबिक अगर खुशी बयान की जाए तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय इस्तेमाल करते हैं, अगर गम इस्तेमाल किया जाए तो एक्सक्लेम्ड विद सारो लिखते हैं, या अगर वंडर यानी हैरत को बयान की जाए तो एक्सक्लेम्ड विद वंडर में तब्दील करते हैं। इसी तरह वर्ड्स एक्सप्रेसिंग जॉय, सारो और वंडर लाइक हुर्रा, अलास, वाओ आर नॉट यूज्ड, यानी खुशी, गम या हैरत के बयान करने वाले, खुशी, गम या हैरत को बयान करने वाले जो अल्फाज हैं जैसा कि हुर्रा, अलास, वाओ या इस तरह के जो दीगर वर्ड्स हैं जो कि जज्बात में आकर ऑटोमेटिकली मुंह से निकल जाते हैं या गैर इरादी तौर पर मुंह से निकल जाते हैं, वो इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट है दैट इज़ यूज्ड आफ्टर रिमूविंग इन्वर्टेड कॉमास, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमास हैं उनको हटाकर दैट लगाया जाता है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को दैट कंजक्शन लगाकर हम आपस में जोड़ते हैं। जैसे शी सेड हुर्रा आई एम सिलेक्टेड फॉर द जॉब, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें खुशी का इजहार किया गया है। ये डायरेक्ट नरेशंस में है, इसको अगर हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इस तरह चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स कि शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि इसमें खुशी बयान की गई है, लिहाजा हम जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है उसको एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज करेंगे और हुर्रा जो लफ्ज़ खुशी के लिए इस्तेमाल किया गया है इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम दैट लगाएंगे और जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको हम जो चेंज इन टेंस है और चेंज इन प्रोनाउन है उसके मुताबिक हम तब्दील कर देंगे। जिस तरह इन्वर्टेड कॉमा को हटाया तो दैट, आई को शी में इसलिए चेंज किया कि आई फर्स्ट पर्सन है, इट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच शी, तो शी के साथ चेंज होगा, इस वजह से शी। एम की जगह पे वाज, क्योंकि बाहर पास्ट टेंस है तो हमने टेंस भी चेंज कर दिया और बाकी सिलेक्टेड फॉर द जॉब ये सेम आ जाएगा। तो इस तरह शी सेड हुर्रा आई एम सिलेक्टेड फॉर द जॉब को हमने जब इनडायरेक्ट में चेंज किया तो बना शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी वाज सिलेक्टेड फॉर द जॉब। इसी तरह नेक्स्ट है शी सेड अलास आई फेल्ड इन एग्ज़ाम
डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में होगा शी एक्सक्लेम्ड विद सारो। सेड रिपोर्टिंग वर्ब को हमने एक्सक्लेम्ड विद सारो में चेंज किया क्योंकि अलास ये शो कर रहा है कि इसमें दुख बयान किया गया है। तो दुख बयान करने वाला जो लफ्ज़ अलास है ये भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के हटा के दैट लगाएंगे और बाकी जो जिस तरह असर्टिव सेंटेंस में हमने देखा था चेंज इन टेंस एंड चेंज प्रोनाउन, उसके मुताबिक चेंज कर देंगे। तो शी फेल्ड इन द एग्ज़ाम, तो शी सेड अलास आई फेल्ड इन एग्ज़ाम, शी एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट शी फेल्ड इन द एग्ज़ाम में तब्दील हो जाएगा। तो इसी तरह दे सेड वाओ व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज़, इसके अंदर हैरत यानी वंडर बयान किया गया है। तो हम दे एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वाज ए लवली फ्लावर में चेंज कर देंगे। इसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड विद वंडर में चेंज किया और वाओ जो हैरत बयान कर रहा है वर्ड, इसको हमने ख़त्म कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाया और बाकी वो जो वंडर वाला लफ्ज़ था जो फ़िक्रा था उसको हमने डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख के इट वाज ए लवली फ्लावर में चेंज कर दिया। ये याद रखें कि अगर इट की जगह पे दिस इस्तेमाल हो तो जब हम इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ दिस की जगह पे दैट इस्तेमाल करेंगे। तो फिर यहाँ पे डबल दैट इस्तेमाल होगा कि फ़र्ज़ करें कि इट की जगह पे दिस है तो दे एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट वाज ए लवली फ्लावर हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है ही सेड ओ नो आई हैव मिस द ट्रेन। यहाँ पे भी दुख को बयान किया गया है। रिपोर्टिंग वर्ब को सेड को हम एक्सक्लेम्ड विद वंडर में चेंज करेंगे, ओ नो को ख़त्म कर देंगे क्योंकि ये दुख देने वाले अल्फाज हैं, दुख बयान करने वाले अल्फाज हैं, तो इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाया और बाकी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस की तरह चेंज कर दिया। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को समझने से पहले ये देखते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। The sentence that is used to pray or wish for someone is called an optative sentence। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी के लिए दुआ की जाए, ख्वाहिश की जाए, उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। डायरेक्ट नरेशंस को इनडायरेक्ट नरेशंस में तब्दील करने के लिए दो किस्म के रूल हैं। फर्स्ट रूल है कि रिपोर्टिंग वर्ब इज़ चेंज्ड इनटू विश्ड और प्रेड, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है जिसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं उसको हमने विश्ड में या प्रेड में तब्दील कर देना है। सेकंड रूल है दैट इज़ यूज्ड टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास, यानी इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट लगाते हैं और ये दैट एज ए कंजक्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक डायरेक्ट नरेशंस है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? हमने रिपोर्टिंग वर्ब सेड को प्रेड में चेंज किया तो ही प्रेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाया और मे यू लिव लॉन्ग को हमने जो डिक्लेरेटिव फॉर्म में तब्दील करके इसके अंदर चेंज इन टेंस और चेंज इन प्रोनाउन करके इसको हल कर दिया। कैसे कि मे यू लिव लॉन्ग को यू, अब देखें कि यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा लेकिन बाहर का ऑब्जेक्ट अभी मौजूद नहीं है। तो ये अंडरस्टूड बात है कि ही सेड टू मी, ये जो मी है ऑब्जेक्ट ये अंडरस्टूड होगा, इसलिए यू को हम मी के साथ चेंज करके आई लेकर आएंगे।
तो इस तरह डिक्लेरेटिव फॉर्म में आपको पता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है तो यू चेंज होकर आई आया, फिर चेंज इन टेंस किया तो मे की जगह पे माइट सेकंड फॉर्म और लिव लॉन्ग सेम। तो ही सेड मे यू लिव लॉन्ग को हमने ही प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग में तब्दील कर दिया। इसी तरह ही सेड टू मी मे यू सक्सीड, इसको डायरेक्ट को जब हमने डायरेक्ट में चेंज किया तो उसी तरह सेड टू को प्रेड फॉर में चेंज कर दिया। तो ही प्रेड फॉर मी, ये हमेशा याद रखें कि प्रेड टू नहीं इस्तेमाल करेंगे, प्रेड फॉर इस्तेमाल करेंगे। प्रेड टू का मतलब किसी से दुआ करना होता है। एंड वी प्रे टू अल्लाह ओनली, हम सिर्फ अल्लाह से दुआ करते हैं। बट प्रे फॉर का मतलब है किसी इंसान या किसी दूसरी मखलूक के लिए दुआ करना। तो प्रे टू अल्लाह से सिर्फ दुआ करना है और प्रे फॉर होता है किसी के लिए दुआ करना। तो हम सेड टू को प्रेड फॉर में चेंज करेंगे। ही प्रेड फॉर मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाया। यू को जब डिक्लेरेटिव फॉर्म में यानी असर्टिव फॉर्म में लेकर आए तो यू की जगह पे आई और मे की सेकंड फॉर्म माइट और सक्सीड। तो ही सेड टू मी मे यू सक्सीड को ही प्रेड फॉर मी दैट आई माइट सक्सीड में तब्दील कर दिया। इसमें दोस्तों इस एक चीज़ ये भी याद रखें कि अगर हम सिर्फ इनडायरेक्ट नरेशंस के अंदर ही प्रेड दैट आई माइट सक्सीड लिख देंगे तो ये भी बड़ा एक फॉर्मल एक तरीका है, क्योंकि अंडरस्टूड बात है कि जो प्रे या दुआ की जा रही है वो मेरे लिए ही की जा रही है। फॉर मी को अगर हम हज़फ कर देंगे, हम नहीं लिखेंगे तो आपका सेंटेंस वो भी ठीक होगा, ही प्रेड दैट आई माइट सक्सीड। नेक्स्ट है ही सेड टू मी मे योर ब्रदर पास द एग्ज़ाम, इसको भी उसी तरह हम विश्ड फॉर मी भी कह सकते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ ही विश्ड लिख दें तो वो भी गलत नहीं होगा, वो भी दुरुस्त होगा। अब यहाँ पे देखें कि जब किसी के लिए दुआ करते हैं तो उसकी लंबी उम्र के लिए, उसकी कामयाबी के लिए, तो एग्ज़ाम में इम्तहान के लिए आप उसके लिए ख्वाहिश कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको विश्ड में चेंज कर देंगे। तो ही विश्ड फॉर मी दैट माई ब्रदर, अब देखें ये योर ब्रदर जो है ये माई ब्रदर में योर सेकंड पर्सन की मलकीती हालत है, ये बाहर के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगी। और माई ब्रदर माइट मे की सेकंड फॉर्म पास द एग्ज़ाम। तो ही सेड टू मी मे योर ब्रदर पास द एग्ज़ाम, ही विश्ड फॉर मी दैट माई ब्रदर माइट पास द एग्ज़ाम में तब्दील होगा। और ये दोबारा बताते चले कि विश्ड फॉर मी की जगह पे अगर आप ही विश्ड दैट माई ब्रदर माइट पास द एग्ज़ाम लिखेंगे तो ये भी दुरुस्त होगा, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि वो ख्वाहिश जो है वो मेरे लिए ही की जा रही है।